नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वक्त है एमसीडी चुनाव पर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दंगल का। लेकिन पहले बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से है। देखिए, बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता के घर बम धमाके से हड़कंप है। पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में कल रात तृणमूल बूथ सभापति राजकुमार मन्ना के घर धमाके से लोग सन रह गए। अब बम धमाका घर में बम बनाने के वक्त हुआ। धमाके के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार कर दी, लेकिन धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है और मातम का माहौल साफ तौर पर। लेकिन किस तरह से इस बम की तीव्रता थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। जो घर है उस घर के परखच्चे उड़ गए बम धमाके के बाद। तो बम बनाते वक्त धमाका हुआ, 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की इसमें मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार को इसको लेकर घेरा है, ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। 2 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है इस वक्त। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी ने हमलों की बौछार कर दी है इस पूरे प्रकरण को लेकर। ये देखिए किस तरह से जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो घर आपको हम दिखा रहे थे, और ये लाल घेरे में ये झंडे भी हैं, टीएमसी का ये झंडा नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोग थे जो बम बना रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त ये विस्फोट हुआ। और इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां बम बनाते वक्त कई लोगों की जान जा चुकी है। और इसको भी लेकर खींचतान रस्साकशी हमें देखने को मिली है, जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आमने सामने। और एक बार फिर से मिदनापुर में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है, घर के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर भी आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। लेकिन बम धमाका हुआ, जब बम विस्फोट हुआ, ये जो घर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। तो धमाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, 2 इसमें मौत की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये जो झंडा आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे के अंदर, दरअसल ये टीएमसी का झंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब दिखाते हैं आपको दिल्ली के दंगल को। जी हां, तो दिल्ली में अब एमसीडी राउंड के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रचार थम चुका है और मतदान की तैयारी है। कल एमसीडी के लिए वोट है और इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चौथी बार एमसीडी पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी में सेंधमारी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। और तीसरी ताकत कांग्रेस भी मैदान में। अब देखना है कि जनता के वोट से किसे सत्ता मिलती है और किसे चोट। इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार और तिहाड़ का भी है, तो कूड़े का पहाड़ भी है। अब भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के सपनों की दिल्ली की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। 15 साल के काम पर बीजेपी को घेर रही है। इन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जहां जो स्टार प्रचारक हैं वो इलाके में पहुंचते हैं और एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया है हर एक पार्टी की तरफ से। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के सामने सभी पार्टियों के वादे हैं, गारंटी है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। प्रचार के आखिरी दिन तक दलों ने अपना जोर लगाया, विरोधियों के वादों पर सवाल उठाए और आखिरी दिन तक दिल्ली की जनता को तमाम वादों का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे और मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। दिल्ली में एमसीडी की जंग के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का दौर चला। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जबरदस्त शोर चला और प्रचार के आखिरी दिन सत्येंद्र जैन पर जांच रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने इस बहाने आप पर वार किया। भ्रष्टाचार की सांठगांठ का आरोप लगाकर तीखा प्रहार किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें वो कई सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को विजयी बनाएगी। वहीं केजरीवाल एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी से सीधा सवाल कर रहे हैं। काम के सवाल पर बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी चौथे टर्म के लिए दावेदारी कर रही है। वहीं आप 7 दिसंबर के नतीजों में बदलाव का भरोसा जता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। जी हां, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान है और इस घमासान की तस्वीर और वहां की हर खबर को पहुंचाने के लिए, बताने के लिए हमारे 4 सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राम किंकर सिंह इस वक्त आनंद विहार से हमें नजर आ रहे हैं। मंडी हाउस से श्रेया चटर्जी बनी हुई है। अरविंद ओझा की भी मौजूदगी है। दिल्ली में अमित भारद्वाज भी मौजूद हैं। सेंट्रल दिल्ली में अरविंद ओझा। अरविंद, आपका पहले रुख कर लेते हैं। तो दिल्ली के दंगल को लेकर हर एक पार्टी पूरी जोर लगाकर, पूरी शक्ति के साथ उतरी हुई है, लेकिन जनता क्या कह रही है, हवा का रुख क्या कह रहा है, कितने उत्साहित जनता, किस तरह से पूरी तैयारी, बताएं आप। देखिए, उत्साह तो पूरा है, लेकिन जनता क्या कह रही है ये तो नतीजे बताएंगे। जब वोटिंग का जो गिनती है वो शुरू होगी तभी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल है कि चुनाव प्रचार कल थम चुका है। आज जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी इलेक्शन के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, इसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, तिहाड़ जेल आया, महाठग की चिट्ठी आई, कूड़े का पहाड़ आया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन वो सब कुछ अब थम चुका है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15 साल तक बीजेपी काबिज रही, अब केजरीवाल मॉडल चलेगा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के सपनों की दिल्ली बनेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कल बताऊं, जब वोटिंग होगी तो दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। खासतौर पर सेंसिटिव जोन नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती होगी। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। जल्दी जल्दी हर एक सहयोगी का हम रुख कर लेते हैं ताकि और ज्यादा जानकारी हर एक इलाके से हम दर्शकों तक पहुंचा सके। अब अमित भारद्वाज का हम रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरह से आप अपनी तैयारी वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कल महत्वपूर्ण दिन है पूरे लिहाज से दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। एमसीडी चुनाव अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है चुनाव।
सबसे कड़ा अब तक का यह एमसीडी चुनाव बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस बात से समझ में आ सकता है कि बीजेपी ने इस दफा केंद्रीय मंत्रियों को काम पे लगाया दिल्ली में एक एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली में आपको कैंपेन करते हुए दिखे, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी इन लोगों को दी गई थी। अगर आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो कल वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दिखाई दिए, उन इलाकों में गए जहां पे दंगों की वजह से लंबे समय तक माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहा था। और इसी तरह से यूपी के अलग अलग मंत्रियों को भी यूपी से सटे हुए इलाकों में प्रचार कराया गया। यानी कि बीजेपी को पता है कि ये साख की लड़ाई है, चौथी बार जरूर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन पर निशाना साधेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी देखिए कि वो बीजेपी के का जो पूरा कैंपेन रहा, जिसमें वो भ्रष्टाचार से लेकर सुकेश की बात करते रहे, उस पर जवाब नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, बल्कि जनता के बीच गए। मनीष सिसोदिया एक तरह से इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार का चेहरा बन गए आम आदमी पार्टी के, और नुक्कड़ सभाओं में मनीष सिसोदिया की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे थे। वो महिलाओं से खासकर पूछते थे कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, और फिर महिला वोटर्स जो होती थी वो गिनवाती थी। यानी कि लोगों के थ्रू ही रिमाइंड कराया जाए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। और नैरेटिव का भी मामला आशुतोष कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार जीतती है तो लोकसभा के लिए भी एक रास्ता तैयार होगा आम आदमी पार्टी के। अमित, आप हमारे साथ बने रहें, और इसके पहले कि हम अपने दूसरे सहयोगियों का रुख करें, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और साथ ही अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, हम जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं दोनों की प्रतिक्रिया। जो उत्साह मैं देख रहा हूं वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए लोग आतुर हैं, और लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली का एक नया इतिहास बनाएं, दिल्ली को आगे ले जाएं, और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो हमारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों करके आ रहे? तुम्हारे पिताजी की सड़क है, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। जो ये भ्रष्ट और ये आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। यहां तो एमसीडी चुनाव बड़ा घमासान, दिल्ली का दंगल है ये। देखते हैं कि जनता के दिल में क्या है, कल वो सब कुछ फैसला हो जाएगा। श्रेया चटर्जी का आप रुख कर लेते हैं। राम किंकर, आपके पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन श्रेया, आप जहां पर मौजूद हैं उस इलाके का माहौल क्या है, क्या कहती है जनता? देखिए, अभी जो है वो साइलेंस पीरियड चल रहा है, क्योंकि कल तक कैंपेनिंग हो चुकी है एमसीडी की, और जैसे कि हमारे अन्य सहयोगी बता रहे थे कि ये एकदम कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभी लोग क्या कहेंगे वो कहीं ना कहीं हम वोटिंग के बाद जब फैसला आएगा तभी बता पाएंगे, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें साफ जारी है कि जो बीजेपी है वो लिकर पॉलिसी के ऊपर मेनली उन्होंने कैंपेन लड़ा है, और कैंपेन हम कह सकते हैं कि 6 महीने से चल रहा है, जबकि बीजेपी ने नुक्कड़
ऊपर में जाके स्ट्रीट कॉर्नर्स किए, लोगों से बात करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ऊपर एक मुद्दा बनाया। अब किसकी जीत होती है, क्या लिकर पॉलिसी मुद्दा है या कूड़ा साफ करना मुद्दा है, वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब दर्शकों को आनंद विहार ले चलते हैं, क्योंकि राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम किंकर सिंह, मुद्दे क्या है? सबके अपने अपने तो दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव के अंदर जनता वो तय करने जा रही है, उसी मुद्दे के साथ वो वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में आशुतोष, इस बार जो लोकल चुनाव है, चूंकि ये कहा जा रहा है, तो लोकल चुनाव में हमेशा मुद्दे सफाई और झाड़ू लग रहा है नहीं लग रहा है और इलाके में विकास हो रहा है नहीं, इस पर जनता वोट करेगी और जनता ने पूरा मन बना लिया है। जाहिर तौर पर 4 दिसंबर को दिखाएंगे। लेकिन खास बात यही है कि क्यों टक्कर है, क्योंकि ऐसा पहली बार इस चुनाव में हो रहा है जब आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर रही है। इसलिए इससे पिछले 2 चुनाव में अगर हम देखें तो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इलेक्शन को उठाया है और वो पुरजोर तरीके से लड़ रही है। और दूसरा, हमें सबसे ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए कि परिसीमन हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड हो गए हैं, तो ऐसे में परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव होगा। और वहीं अव्वल तो यह साफ तौर पर और दिखाता है कि किस तरह से यह आम आदमी पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, दिल्ली का मॉडल है, ये चुनाव उसको साफ तौर पर एक क्रेडिट जैसा होगा या डिस्क्रेडिट जैसा होगा, ये परिणाम के बाद पता चलेगा। और दूसरा, ये साफ तौर पर देखना होगा कि इसी चुनाव के बाद पता चलेगा कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसमें जो बीजेपी का मॉडल है वह किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। तो दिल्ली कहा जाता है हर पॉकेट में एक राज्य है, यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने पॉकेट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट इंजीनियरिंग 3 चीजों का सहारा लिया है ताकि वो आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला कर सके। जी राम किंकर सिंह, आप हमारे साथ बने रहे। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल हम अमित से ले लेते हैं। अमित भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की यह जंग बताई जा रही है, सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच में है, लेकिन क्या कांग्रेस कहीं भी नहीं है या इस मुकाबले में कांग्रेस है कहीं? मुकाबला त्रिकोणीय है। देखिए, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से 3 पार्टियों की लड़ाई है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें कि ग्राउंड में किसका काडर दिखाई दे रहा है, किसकी कैंपेनिंग पुरजोर तरीके से हो रही है और कौन नेता ताकत लगा रहे हैं, तो स्पष्ट हो जाती है तस्वीर। बड़ी तस्वीर में आपको सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इस चुनाव में आपको नैरेटिव बनाते हुए नहीं दिखाई देगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स हैं जो अपने अपने पॉकेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, उनकी पकड़ है अपने वार्ड इलेक्शन में, और कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जरूर कॉन्वे करेंगे कि देखिए, आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, विधानसभा में आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों पे वोट करें और हम आपके बीच रहते हैं इसलिए हमें वोट दे। पार्टी से ज्यादा वैसे केस में उम्मीदवार जरूरी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वहां से जरूर कांग्रेस को उम्मीद होगी। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर की बात करें, दिल्ली के दंगल की बात करें, तो कांग्रेस उस बड़ी तस्वीर में एक छोटी जगह भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर पा रही है। ठीक है, बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अरविंद, आपसे हम ये सवाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत बेताब है, बेचैन है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर एमसीडी में उसका कब्जा हो जाए। दोनों के बीच डिसाइडिंग फैक्टर की अगर बात कर ले तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, लोकल मुद्दे वो ज्यादा हावी रहेंगे क्योंकि लोकल ये चुनाव है, लोकल मुद्दों को लेकर। और जैसा राम किंकर ने बताया कि इलाके में सफाई कैसी हो रही है, इलाके में विकास कैसा हो रहा है, ये ज्यादा फोकस करता है। उसके अलावा आपको बताऊं कि अगर इलाके में किसी का घर बन रहा है उसके लिए पार्षद उसको कितना सहयोग करता है, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, वो सब कुछ फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। और जैसा श्रेया ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि लीकर पॉलिसी एक तरफ है, उसको लेकर दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़। तो ये दोनों के बीच पिछले 6 महीने से जंग चल रही थी। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा वो सब कुछ तय करेगा जब वोटों की गिनती शुरू होगी, नतीजे सामने आएंगे। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनकी पूछताछ और उसके बाद हुए पॉलीग्राफ और नार्को में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का कबूल कर लिया है। गुरुवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में शुक्रवार को श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पोस्ट नार्को इंटरव्यू हुआ।
नार्को टेस्ट के बाद किए जाने वाले इस इंटरव्यू में आरोपी को बताया जाता है कि उसने नार्को में किस सवाल का क्या जवाब दिया और उससे पूछा जाता है कि जो जवाब उसने दिया वो क्यों दिया। अक्सर जब किसी मामले में पुलिस के पास अदालत में केस खड़ा करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं तो कोर्ट की इजाजत लेकर और आरोपी की सहमति से पॉलीग्राफ और नार्को जैसे टेस्ट करवाए जाते हैं। इनमें मिले जवाबों के आधार पर पुलिस सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर सूत्रों के मुताबिक आफताब से ऐसी कोई नई बात नार्को टेस्ट में पता नहीं चली है जिससे जांच को नई दिशा मिले या पुलिस को नया एविडेंस जुटाने में मदद मिले। आफताब ने नार्को में भी माना है कि उसने आवेश में आकर श्रद्धा वालकर का कत्ल किया, श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। इस आरी को उसने गुड़गांव में अपने ऑफिस के पास कहीं झाड़ियों में फेंका, श्रद्धा के सिर को काटकर महरौली के जंगल में फेंका और श्रद्धा का फोन मुंबई के समंदर में फेंका। 14 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान भी आफताब ने दिल्ली पुलिस को यही जवाब दिए थे। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में भी उसके जवाब नहीं बदले हैं। आफताब को पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाना था, लेकिन हाल ही में हुए हमले के बाद आफताब को एजेंसियों ने हाई रिस्क श्रेणी में डाला है, लिहाजा तिहाड़ जेल में ही आफताब का ये इंटरव्यू किया गया। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा वालकर की डीएनए रिपोर्ट अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी के जय सियाराम वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जय सियाराम नहीं बोलने, मां सीता का अपमान करने का आरोप लगाया। तो अब बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी के संघ बीजेपी पर किए प्रहार की हम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के देखिए आगर मालवा में एक जनसभा के दौरान राहुल ने बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगा दिया और कहा कि बीजेपी कभी जय सियाराम नहीं बोलती, उनको जय श्री राम, जय सियाराम और हे राम तीनों बोलना चाहिए। और ये कांग्रेसी विचारधारा की हार है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। अभी आपसे जय श्री कृष्ण कहलवाना है, मौर्य ने कहा। हम आपके बीच प्रतिक्रियाओं के दौर रखेंगे, सबको बताएंगे कि क्या किसने क्या कुछ कहा, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा, वो पूरा बयान, पूरी प्रतिक्रिया सुनिए आप। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। तो राहुल के बयान पर दरअसल ये घमासान छिड़ गया है और ये संग्राम छिड़ गया है और आगर मालवा में मध्य प्रदेश में उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने कह दिया। और हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की चर्चा और जिक्र छिड़ी जाती है, चाहे तरीका कुछ और हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन जय सिया राम कहने में उनको तकलीफ है। जय सिया राम भी कहना चाहिए, हे राम भी कहना चाहिए और जय श्री राम भी कहना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। राहुल के बयान पर बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य, कहते हैं कि अभी तो उनसे श्री कृष्ण कहलवाना है। बीजेपी ने जय सिया राम बोलने को विवश किया, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है फिलहाल डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने। कहते हैं ये कांग्रेसी विचारधारा की हार है और अभी आपसे जय श्री कृष्ण कहलवाना बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ब्रजेश पाठक भी कहते हैं, एक दूसरे डिप्टी सीएम ने भी मोर्चा संभाला। और चलिए इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, राहुल गांधी के बयान को आपकी पार्टी और आपका स्टैंड किस तरह से आप देखते हैं?
राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और मानसिक दिवालिये हो चुके हैं सभी लोग। वो जानते हैं कि भारत माता की संस्कृति को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। जिस ढंग से अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, इनको इस प्रकार की बातों को कह करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिस ढंग से इन्होंने भारतीय संस्कृति को तार-तार किया है, कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति क्या है, जनेऊ किस लिए पहना जाता है, इनको पता ही नहीं है। तो ये लोग क्या जाने कि भारत माता और श्री राम और सियाराम क्या होते हैं। इनको तो हमेशा भारत माता के प्रति अपशब्द और जो भारत माता को गलत बात कहते हैं उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं। ये जो आपकी पार्टी और आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली जेएनयू में काम कर रहा था, उसके ये लोग पोषक हैं। कृपया इस प्रकार की बयानबाजी को बिल्कुल भी भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये गलत है, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। आप और आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल बौखलाहट है, ये बेचैनी है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि ये बौखलाहट और बेचैनी क्यों है और किससे है? देखिए, जब आप सत्ता पे होते हो, आपका जन्म राजा की तरह होता है, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान उनकी जागीर है। जबकि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। इनके भ्रष्टाचार की वजह से, इनके कदाचार की वजह से पूरी दुनिया में भारत माता को शर्मसार होना पड़ा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में दमखम के साथ चल रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने का काम किया है। G20 जैसे देश जिन्होंने भारत की नेतृत्व में काम करना आगे बढ़ाया है, ये भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाना है, ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। पूरे देश की जनता उन्हें प्रणाम करती है। ठीक है ब्रिजेश पाठक जी, लेकिन जय सिया राम कहने में तकलीफ कहाँ है, परेशानी कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि जय श्री राम कहते हैं तो जय सिया राम भी कह लीजिए, हे राम भी कह लीजिए। गांव में हम लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग भारत माता की संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का प्रयास न करें और आने वाले समय में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। हालांकि ये मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे थे, आधारशिला रखी जा रही थी श्री राम जन्मभूमि की, तब उन्होंने संबोधन में सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था जय सिया राम के साथ ही संबोधन, अगर आपको याद है। यही बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग भारत की संस्कृति के साथ हैं। हमारे गांव में आज भी हम लोग एक दूसरे से कहते हैं तो जय सिया राम ही कहते हैं, कोई राम राम जी कहता है, लेकिन इस प्रकार के विवाद। लेकिन उनको, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी इस वक्त, जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी अभी चल रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी का भी घमासान? केवल मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करें, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता के हित की कोई बात ही नहीं है। नहीं, साथ ही एक और सवाल दाग दिया है ना भारतीय जनता पार्टी पर, संघ पर। कहते हैं कि महिलाओं की वहां सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, क्योंकि पार्टी में देखिए कोई महिला नहीं। हाँ, आपको पता है, मैं बता दूं आपको, जब इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ, तो इन लोगों ने जिस ढंग से प्रचार किया मैं लड़की हूं, पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया और हमारी माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपनाया। और मैं कह सकता हूं कि सरकार 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई योगी जी के नेतृत्व में, तो ये माताओं बहनों की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से रिपीट हुई है। माताएं बहनें आज महसूस कर रही कि उत्तर प्रदेश राज्य में उनकी बात सुनने वाला है, उनकी तरफ बुरी नजर से देखने वाले आज जेल में है। महिला सम्मान की तो बात हो रही है, साथ ही उन्होंने सीता जी की भी एंट्री तो करा ली है ना जय सिया राम के साथ। कहते हैं कि सीता जी के सम्मान पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। माता सीता हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। आज भी कहीं कोई बात होती तो राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा भारत माता को शर्मसार किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार है और उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली सरकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को यदि किसी ने धरा पर उतारा है वर्ष 2014 से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि कितने गरीबों को पक्का मकान कांग्रेस पार्टी ने दिया, इस पर बहस हो करें। कि जल जीवन मिशन में घर घर नल से जल जा रहा है, इस पर बात करें। उनका इनडायरेक्टली निशाना तो ये था ना ब्रिजेश पाठक जी, कह रहे हैं कि देखिए महिला सम्मान की प्रधानमंत्री बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी योजना लागू की, इस पर वो बात करें राहुल गांधी विकास पर, डेवलपमेंट पर, आम आदमी, गरीब आदमी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। वो केवल इन मुद्दों पर बात करते हैं जो टीवी मीडिया की सुर्खियां बने और उनको देखने पढ़ने में अच्छा लगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक शुचिता के साथ
देश के लोगों के विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार 14 से बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जुड़े हुए थे और अपनी बात रख रहे थे, लेकिन यह घमासान जब शुरू हुआ, किस तरह से बयान सामने आया, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि इतना हंगामा बरप गया। आपको हम सुनवाते हैं वो बयान, सुनिए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम फोन लाइन पर मौजूद थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक, लेकिन अभी टीवी के सामने क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए कैमरे पर क्या कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद को पीछे कभी नहीं रखते, तुरंत उनका स्टेटमेंट आता है और प्रतिक्रिया आ चुकी है उनकी। आपको हम सुनवाते हैं नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास, रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं, श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है, और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। तो गुजरात में आखिरी दौर के चुनाव का शोर है, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार का भी शोर थम चुका है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं, जिसके दम पर तीनों ही पार्टियों ने, उनके नेता ने अपनी अपनी जीत का दम भर दिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के सामने सभी पार्टियों के वादे हैं, गारंटी है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। प्रचार के आखिरी दिन तक दलों ने अपना जोर लगाया, विरोधियों के वादों पर सवाल उठाए और आखिरी दिन तक दिल्ली की जनता को तमाम वादों का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है।
जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। दिल्ली में एमसीडी की जंग के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का दौर चला। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जबरदस्त शोर चला और प्रचार के आखिरी दिन सत्येंद्र जैन पर जांच रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने इस बहाने आप पर वार किया। भ्रष्टाचार की सांठगांठ का आरोप लगाकर तीखा प्रहार किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें वो कई सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। आज जो तिहाड़ के भीतर जो चल रहा था, उसकी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि तिहाड़ के अंदर, इनसाइड तिहाड़, देयर वाज आप एंड सत्येंद्र जैन का दरबार, और वो आम आदमी पार्टी का बन चुका है शिष्टाचार कि ऐसे ही करो संरक्षण और भ्रष्टाचार। वो शहंशाह बने हुए जेल के अंदर, वो वहां जाकर टीवी देख रहे, एसी चला रहे, वहां मीटिंग हो रही को एक्यूज्ड के साथ, विटनेसेस के साथ। तो ये साफ दर्शा रहा उनकी कोई मोरल ग्राउंड बचा नहीं है और नैतिकता का पतन हो गया। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला उदाहरण होगा भारत के इतिहास में जब कोई मंत्री पद में रहते हुए जेल में गया हो और इस्तीफा नहीं दिया। 6 महीने हो गए जेल में बंद है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग देख रहे हैं, दिल्ली की जनता। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को विजयी बनाएगी। देखिए, महिलाओं को अगर सड़कों पर उतरना पड़ता है पानी लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से पानी तो नहीं, लेकिन शराब की दुकान खोलने का काम इन्होंने जरूर किया है, उसके लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो महिला शक्ति करारा जवाब देगी, वोट की चोट देगी कि शराब के ठेके और शराब के व्यापारियों को लाभ क्यों दिया गया और पानी की कमी और बाकी सुविधाओं की कमी दिल्ली सरकार की ओर से क्यों रही। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी निगम में अपनी बहुमत बनाएंगे। वहीं केजरीवाल एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी से सीधा सवाल कर रहे हैं। काम के सवाल पर बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए, तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहाँ, कोई वोट देगी। इसी वजह से एक बार इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी चौथे टर्म के लिए दावेदारी कर रही है। वहीं आप 7 दिसंबर के नतीजों में बदलाव का भरोसा जता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। देखिए, रामपुर उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में नजर आए। अखिलेश ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे दिया। सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक लेकर आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाएं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, बदलोलुप नहीं है। हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। ऐसे दौर में जब यूपी में मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, पक्ष और विपक्ष दोनों उपचुनाव में जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, जीत के लिए चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ने रामपुर के मंच से
यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को बड़ा ऑफर दिया। 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का खुला न्योता दे दिया। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। भरे मन से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग तेवर दिखाए तो फौरन ही बीजेपी की ओर से जवाब आया। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया, ऐसे बयान पर करारा जवाब दिया। 3 उपचुनाव हारने के बाद मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उनकी फिर गठबंधन को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। हार के संभावना से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का युग खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है। देश दुनिया में चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। यूपी में उपचुनाव वाली सियासी जंग के बीच अखिलेश यादव के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव के बयान को उनकी पार्टी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। इस बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उसमें क्या कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वही अंतिम फैसला है पार्टी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आईना दिखाया है। जो लोग डिप्टी सीएम बनके लोगों पे अत्याचार करते घूम रहे हैं, इनकी अपने विभागों में नहीं चल पा रही है। ये अपनी विधानसभाएं नहीं जीत रहे हैं, अपने विभागों की ट्रांसफर पोस्टिंग इनको बिना बताए हो रही है। दूसरे डिप्टी सीएम को बजट नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपनी स्थिति देखें, लगातार ये जो इधर उधर घूम के ट्वीट वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत लंबी लंबी बातें चल रही हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव के लिए ये सीटें साख की लड़ाई है। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। बीजेपी भी दोनों ही सीटों पर जीत का दम भर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह ही समाजवादी पार्टी की हार की बात कह रही है। अब किसका दावा कितना दमदार है, ये नतीजों में साफ होगा। मैनपुरी से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।